सामने बेड के ऊपर उनकी बड़ी बेटी हवा में मौल्लक थी। वो उस वक्त भी नींद में ही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको हाथों में उठा रखा है और नींद में ही वो मिस सेमंस को पुकार रही थी। अगर आप लोगों ने एक्सोर्सिस्ट मूवी देखी है तो आपको वो सीन तो याद होगा जब ड्रैगन अपने बेड पर हवा में उड़ती चली जाती है। वो मूवी का सीन था, लेकिन बिल्कुल वैसा ही हकीकत में मिस सेमंस की बेटी के साथ हो रहा था, जिसे वो खुद अपनी आंखों से देख रही थी। द एमंस हॉन्टिंग केस ये एक ऐसे हॉन्टेड घर की कहानी है जिधर 200 डेमोनिक एंटिटीज मौजूद थी। इस घर में रहने वाले अफराद ने बाकायदा खुद उन एंटिटीज को इनकाउंटर किया था, जिसके बाद ये वाकया मीडिया में आया और छा गया। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हमेशा प्रे करता हूं कि आप सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहें, जो जायज ख्वाहिशात हैं आपकी वो पूरी हों, और अगर आप लोग किसी मुश्किल में हैं तो जल्द से जल्द उसको बीट करके पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग बनकर सामने आए। अब चलते हैं इस अजीब और गरीब पैरानॉर्मल केस की तरफ, जिसमें बाकायदा पुलिस ने भी उन एंटिटीज को फील किया था और पुलिस को भी ना चाहते हुए उस घर में हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को मानना पड़ा था। नवंबर 2011 जब मिस सेमंस अपने 3 बच्चों और मां के साथ इस मनहूस घर में दाखिल होती हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की शुरुआत एक छोटे से वाकये से हुई थी कि अचानक उनके घर में बेइंतहा मक्खियां आने लगी थी। यह अजीब इसलिए था क्योंकि उस सिटी में उस वक्त विंटर सीजन था और आप जानते हैं कि सर्दियों में मक्खियां वगैरह हाइबरनेशन प्रोसेस में होती हैं और अमूमन बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तो ऐसे मौसम में इतनी ज्यादा मक्खियों का आना उनको बहुत अजीब लगा। अजीब ये इसलिए भी था क्योंकि ये मक्खियां सिर्फ और सिर्फ उनके घर के इर्द गिर्द मौजूद होती थी। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट तरह के स्प्रे यूज किए मक्खियों को भगाने के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाती और फिर एकदम दोबारा से उससे ज्यादा तादाद में घर के बाहर जमा हो जाती। अब ये सिलसिला तो एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ क्या होता है कि अजीब बात यह होना शुरू हुई रात होते ही जब सब लोग अपने अपने रूम में लेट जाते तो घर में किसी के चलने फिरने की आवाजें आने लगती। स्पेशली उनके बेसमेंट से अजीबोगरीब किस्म की खौफनाक आवाजें आती थी जो किसी की वहां मौजूदगी का उनको एहसास दिला रही थी। मिस सेमंस कहती हैं कि जब उन्होंने गौर किया तो अंदाजा होता है कि बेसमेंट से आवाजें आना शुरू होती हैं, फिर बेसमेंट के डोर ओपन होने की आवाज के साथ फुटस्टेप्स की आवाज आती है, जैसे कोई चलता हुआ किचन तक जा रहा है, और फिर उसी तरह किचन से बेसमेंट तक चलने की आवाज के साथ बेसमेंट का डोर बंद होने की आवाज होती है। अब सिलसिला कुछ इस तरह से था कि ये आवाजें रोज रात में सुनाई देने लगी। वो लोग जानते थे कि बेसमेंट बिल्कुल खाली है, इसलिए वो लोग इतना ज्यादा खौफजदा हो गए कि कभी रूम से बाहर निकलकर ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि रात में किसके कदमों की आवाज होती है। थोड़ी अक्लमंदी उन लोगों ने ये की कि बेसमेंट का डोर लॉक कर दिया कि अगर इन केस कोई बेसमेंट में छुपा हुआ है तो बाहर ना आ सके। लेकिन नहीं, डोर लॉक होने के बावजूद वही सिलसिला चलता रहा। बेसमेंट का डोर खुलता, कोई चलता हुआ किचन तक जाता, फिर वापस चलता हुआ बेसमेंट में गायब हो जाता। वो होता है ना कि जब एक ही प्रोसेस आपके साथ रोज रोज हो रहा हो तो डर थोड़ा कम होने लगता है, और ऐसा ही हुआ मिस सेमंस के साथ। उन्होंने एक दिन अपनी फैमिली से बात की कि आज रात जिस वक्त भी वो आवाजें आना शुरू होंगी मैं रूम से निकलकर देखूंगी कि आखिर वो कौन है। तो फिर रात होती है
बेसमेंट के डोर खुलने की आवाज के साथ कदमों की आवाज आना शुरू होती है। जैसे ही कदमों की आवाज हॉल तक पहुंचती है, मिस एमंस फौरन रूम से बाहर निकल जाती हैं। उसी वक्त उनको एक हल्की सी झलक दिखाई देती है हवा में, एक साए की। वो उसके पीछे भागती हैं, बट हॉल में कोई मौजूद नहीं था। एक लम्हे को तो वो जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई डर से, लेकिन फिर हिम्मत करके हॉल का अच्छे से जायजा लिया, लेकिन वहां उनके अलावा जो भी था उनको नजर नहीं आ रहा था। हाँ, अलबत्ता फ्लोर पर उनको पैरों के निशानात बने हुए दिखे। ये तो तय था कि ये पैरों के निशानात पहले हॉल में मौजूद नहीं थे, और वो पैरों के निशानात इतने बड़े थे कि घर के किसी फर्द के होना भी नामुमकिन था। अब ये वो लम्हा था कि वो बहुत खौफजदा हो गई और वापस अपनी फैमिली के पास रूम में चली गई। जो कुछ हुआ था उन्होंने अपनी फैमिली को बताया। फैमिली में बच्चे और बूढ़ी खातून थी जो ये सब सुनकर और ज्यादा डर गई और फौरन घर छोड़ने की बात होने लगी। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। अभी कुछ वक्त पहले ही तो वो लोग यहां मूव हुए थे। अब उन लोगों ने कुछ प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दी। ज्यादातर सब लोग घर में साथ रहने लगे। रात के वक्त रूम से बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा, अब तक मैं जाती तौर पर यह समझ रहा था कि ये शायद कोई ट्रेसपासिंग इंसिडेंट है, शायद बेसमेंट में कोई रह रहा था छुपकर। लेकिन अब जो आगे उन लोगों के साथ होता है उसने मेरे इस ख्याल को बिल्कुल रद्द कर दिया। तो होता यूं है कि एक रात सब फैमिली मेंबर्स सोने के लिए रूम्स में चले जाते हैं, सिवाय मिस एमंस की बड़ी बेटी के। इसकी वजह शायद ये थी कि उस दिन उसकी कुछ फ्रेंड्स नाइट स्टे के लिए आई हुई थी। अब मिस एमंस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब रात काफी हो चुकी तो उनको अपनी बड़ी बेटी की इस तरह की आवाजें आती हैं जैसे वो उनका नाम लेकर मदद के लिए पुकार रही है। पहले तो वो उसको वहम समझती हैं, लेकिन गौर से सुनती है तो जैसे ही उनको एहसास होता है कि ये उनकी अपनी बेटी की आवाज है तो वो भागती हुई उसके रूम में जाती हैं। जैसे ही उसके रूम में दाखिल होती हैं उनकी हालत गैर हो जाती है। सामने बेड के ऊपर उनकी बड़ी बेटी हवा में मौल्लक थी। वो उस वक्त भी नींद में ही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको हाथों में उठा रखा है और नींद में ही वो मिस एमंस को पुकार रही थी। अगर आप लोगों ने एक्सोर्सिस्ट मूवी देखी है तो आपको वो सीन तो याद होगा जब ड्रैगन अपने बेड पर हवा में उड़ती चली जाती है। वो मूवी का सीन था, लेकिन बिल्कुल वैसा ही हकीकत में मिस एमंस की बेटी के साथ हो रहा था, जिसे वो खुद अपनी आंखों से देख रही थी। मिस एमंस डर से चीखना शुरू कर देती हैं, जिसके साथ ही उनकी बेटी की आवाज भी तेज हो जाती है। घर के सारे अफराद वहां आन पहुंचते हैं। सब वो मंजर देखकर डर से डोर पर ही रुक जाते हैं। कुछ रोने लगते हैं, कुछ दुआएं मांगने लगते हैं, लेकिन मिस एमंस समेत किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की के करीब भी जाए। शायद उनकी प्रेयर्स की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता वापस हवा से बेड पर आ जाती है। उसके बाद वो लोग रूम में दाखिल होते हैं। तब तक वो लड़की भी नींद से जाग चुकी थी और हैरत से सब लोगों को अपने रूम में अपने आसपास देख रही थी, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ ये एक्टिविटी कब कैसे शुरू हुई और उसके बाद क्या होता रहा। शायद उसके लिए ये सब एक डरावना ख्वाब था। फिर मिस एमंस की बेटी के बाद उनके बेटे पर भी एक अटैक होता है। ये लोग सब एक कमरे में इबादत कर रहे होते हैं तो अचानक इनका सबसे छोटा बेटा कमरे के बीच में आकर अपना सर ऊपर करके खड़ा हो जाता है। जब मिस एमंस का बड़ा बेटा उसके इस बिहेवियर से परेशान होकर उसके करीब जाता है तो उसको कोई फोर्स हवा में ही पकड़कर पीछे धक्का दे देती है। उसी लम्हे उनके छोटे बेटे की आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, बिल्कुल सफेद हो जाती हैं, और वो उन सब पर चीख कर कहता है, तुम लोगों के मरने का वक्त आ गया है।
मैं ही तुम लोगों की मौत हूं। वो कहती हैं कि ये सब देखकर हम लोग बहुत डर गए, परेशान हो गए और दुआएं पढ़ने लगे, जिससे उसकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी। अब एमंस फैमिली का ये ख्याल था कि उनकी प्रेयर्स की वजह से ही उनकी लड़की और उनके बेटे की तबीयत ठीक हुई थी, तो वो लोग प्रीस्ट के पास जाना शुरू हो जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई प्रीस्ट के पास वो लोग गए, लेकिन जब वो अपने घर होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में उन प्रीस्ट को बताते तो वो एग्जॉर्सिज्म करने से बिल्कुल मना कर देते। फाइनली एक ऐसा प्रीस्ट उनको मिलता है जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं थी इस मामले में, कि लोग कहते थे वो थोड़ा सा जहनी मरीज है। वो खुद तो उनके घर जाने से मना कर देता है, लेकिन उन लोगों को एक टोटका बताता है। वो कहता है कि अपने घर को जाकर ब्लीच और एमोनिया से वॉश करो और एक खास किस्म के ऑयल से घर के डोर्स और विंडोज पर क्रॉस का निशान बना दो। अब जो कुछ उन लोगों के घर में हो रहा था और जिस तरह की हरकतें वो लोग कर रहे थे, इस सब से वो लोग अपने एरिया में भी मशहूर होने लगे थे। नेबर्स में आपस में बातें होना शुरू हो गई थीं। कुछ का कहना था कि एमंस हाउस से रात भर शोर की आवाजें आती हैं। बच्चे इस तरह बिहेव करते हैं जैसे वो पसेस्ड हों। किसी ने सबसे छोटे बच्चे को घर की दीवारों पे चलते हुए भी देखा था। किसी ने उस घर में एमंस फैमिली के मूव होने से पहले भी शैडोई फिगर्स को देखा था। पर हुआ क्या कि उन नेबर्स ने मिस एमंस की कंप्लेन कर दी चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में। उससे होता यह है कि एक टीम उनकी खबरगिरी के लिए घर आ जाती है। एमंस फैमिली का घर जांचा जाता है, उनके इंटरव्यूज किए जाते हैं और उसके बाद जब वो टीम अपनी रिपोर्ट बनाती है तो उनके मुताबिक एमंस फैमिली में डिलूजनल थॉट्स का बहुत गलबा पाया गया था। वो डिटेल रिपोर्ट में लिखते हैं कि एमंस फैमिली के बच्चे स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं। उसकी वजह शायद मिस एमंस की गैर जिम्मेदारी है, लेकिन वो डेमोनिक एक्टिविटीज का बहाना करके अपनी गैर जिम्मेदारी को छुपा रही हैं। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए घर के असल मालिक मिस्टर चार्ल्स रीड से पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस घर में इससे पहले कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी, और उनकी बात की तस्दीक पुराने टेनेंट्स ने भी की। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस बच्चों को हॉस्पिटल ले जाती है मजीद चेकअप के लिए। डॉक्टर्स का भी ऑलमोस्ट यही कहना था कि बच्चे अपनी मदर की बताई हुई स्टोरीज पर एक्ट करते हैं और ये सब एक ड्रामे के सिवा कुछ भी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ट्रेसी राइट का तो ये तक कहना था कि एमंस के सबसे छोटे बच्चे जिस पर बार बार पोजेशंस का दावा था, उससे जब भी कोई टिपिकल क्वेश्चन किया जाता जिसका उसके पास जवाब नहीं होता था तो वो पोसेस्ड होने की एक्टिंग करने लगता है। जहां साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर की ये सब बातें थीं, वहीं पुलिस डिपार्टमेंट में एक शख्स ऐसा भी था जिसको यकीन था कि एमंस फैमिली डेमोनिक एंटिटीज का शिकार है। पुलिस कैप्टन चार्ल्स ऑस्टिन का कहना था कि उन्होंने घर में ऐसी प्रेजेंस फील की है जिससे उनका फर्म बिलीव है कि ये घर हॉन्टेड है। इस बारे में वो अपना एक इंसिडेंट शेयर करते हैं कि जिस वक्त वो घर की जांच करने गए थे तो जांच के दौरान वो बेसमेंट में भी गए थे। बेसमेंट से वापस ऊपर आते हुए उनको एहसास होता है कि बेसमेंट का डोर जो कुछ देर पहले तक बिल्कुल सही था, अब एकदम अपनी जगह से उखड़ा हुआ है। ये देखकर वो चौंक जाते हैं और अपना रिकॉर्डर ऑन करके वापस बेसमेंट में उतरते हैं, लेकिन अचानक उनके रिकॉर्डर की बैटरी लो हो जाती है और साथ ही कैमरा भी सही से काम करना छोड़ देता है। जितनी भी रिकॉर्डिंग और फोटोज वो ले सकते थे उसके साथ अपने डिपार्टमेंट पहुंचते हैं और जायजा लेने लगते हैं। तफसील से जायजा लेने पे उनको रिकॉर्डर में एक ऐसी अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है जो बिल्कुल स्ट्रेंज थी। गौर से सुनने पे अंदाजा हुआ कि ये साउंड था हे। जब फोटोज देखी तो उनमें भी एक ऐसी फोटो मिली जिसमें एक शैडोई फिगर कैप्चर हुआ था। यहां केस में शायद एक ऐसा मोड़ आ गया था जब पुलिस डिपार्टमेंट के पास सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के फर्स्ट टाइम सबूत मौजूद थे। उसी वक्त एक अखबार में एमंस हाउस की एक ऐसी फोटो छपती है
जिससे सब जगह हलचल मच जाती है। उस तस्वीर में क्या था? वो तस्वीर थी एमंस हाउस की। उसमें एक शैडोई फिगर विंडो में खड़ा हुआ साफ नजर आ रहा था और न्यूज़पेपर इस कैप्शन के साथ फोटो छापता है कि ये फोटो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है, जिससे बाद में पुलिस डिपार्टमेंट इनकार कर देता है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे वो फोटो लगा दूंगा, आप लोग देखना चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। अब स्टोरी कुछ इस तरह की हो गई थी कि एक तरफ मिस एमंस और कुछ नेबर्स इस बात पे बिलीव कर रहे थे कि वो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का शिकार हैं। हाँ, मैं पुलिस कैप्टन को नहीं भूलना चाहिए, जिनका इस बात पे फर्म बिलीव था कि वाकई उस हाउस में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेबर्स, डॉक्टर्स और पुलिस डिपार्टमेंट के ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि ये सब एक स्टंट के सिवा कुछ भी नहीं। अब होता यूं है कि एमंस फैमिली परेशान होकर एक और प्रीस्ट के पास पहुंचते हैं, फादर माइकल। 22 अप्रैल 2012 ये वो दिन था जब फादर माइकल्स उन लोगों के घर आकर उनका डिटेल्ड इंटरव्यू लेते हैं और घर की जांच करते हैं। फादर माइकल पुलिस के बरखिलाफ इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एमंस फैमिली पर वाकई में डेमंस या शरीर जिन्नात का साया है। फादर जब एमंस फैमिली से बात कर रहे होते हैं तो उनको घर में बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस फील होती है। घर में एक जगह टंगे हुए कपड़े हिलना शुरू हो जाते हैं, लाइट्स फ्लिक होने लगती हैं। तो उसी वक्त वो फैमिली के तमाम लोगों को घर से बाहर जाने का कहते हैं और खुद वापस घर के अंदर जाकर उस एंटिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर वो एडवाइस करते हैं कि आप लोग इस घर को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो भी एंटिटी है बहुत ज्यादा डिमोनिक है और इसको छेड़ने से सिर्फ नुकसान ही होगा। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एमंस फैमिली के बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास थे और मिस एमंस अपनी मदर के साथ दूसरे घर में मूव हो जाती हैं। लेकिन एक बार फिर पुलिस डिपार्टमेंट के कहने पर उनको उसी हॉन्टेड हाउस में दोबारा जाना पड़ता है। वो इसलिए कि घर की इंस्पेक्शन के लिए एक बार फिर से टीम बनाई जाती है, जिसमें लास्ट इंस्पेक्शन के 2 ऑफिसर्स, 2 लोकल पुलिस ऑफिसर्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन के एक ऑफिसर, एक पुलिस डॉग, मिस एमंस और उनकी मदर के साथ फादर माइकल भी थे। ये खौफनाक दिन था 10 मई 2012। अब जब वो लोग सब घर में एंटर होते हैं तो इस दफा घर की फिजा और ज्यादा खौफनाक थी। खासकर मिस एमंस और उनकी मदर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जब वो लोग हॉल से गुजरकर बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो जो ऑफिसर सबसे पहले बेसमेंट में उतरता है उसे अपने हाथ में कुछ सेंसेशन सी महसूस होती है। जब वो अपना हाथ देखता है तो उस पर स्लाइवा जैसा कुछ स्टिकी वाइट सा मटेरियल लगा होता है। वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता, साफ करके बेसमेंट का जायजा लेने लगता है। अब जो फादर माइकल उनके साथ थे वो मुस्तकिल कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने ऑफिसर्स को स्टेयर्स के नीचे एक जगह इशारा करके कहा कि आपको इस जगह कुछ जरूर मिलेगा। मेरी एडवाइस पर आप इस जगह को खोदिए। मुझे यहां से बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। क्योंकि वो टीम का हिस्सा थे तो उनकी बात मानी गई और उस जगह को तकरीबन 2-3 फीट ही खोदा होगा कि वहां से वाकई में स्ट्रेंज चीजें मिलना शुरू हो गईं। अब वो चीजें क्या थीं? पहली चीज जो मिली वो थी पिंक शेड के फिंगर नेल्स, शर्ट की पिन्स, कुकिंग पॉट का लिड, कैंडी रैपर्स, सॉक्स और आखिर में एक बहुत हैवी मेटल ऑब्जेक्ट मिला। इन चीजों को देखते ही मिस एमंस ने एक्सेप्ट किया कि ये सब चीजें उनकी ही हैं और ये सब वो चीजें हैं जो वक्तन फवक्तन उनके घर से गायब हुई थी। इसी दौरान फादर को फिर से डेमोनिक प्रेजेंस फील होती है और वो हॉली वाटर और एक स्ट्रेंज सा पाउडर बेसमेंट में छिड़कने लगते हैं। एकदम से मिस एमंस और वो पुलिस ऑफिसर जो सबसे पहले बेसमेंट में उतरा था, दोनों को सफोकेशन होने लगती है और वो लोग जल्दी जल्दी घर से बाहर चले जाते हैं। जो ऑफिसर्स घर में थे वो लोग अपनी इंस्पेक्शन कर रहे थे कि उनको एक वॉल पर ऑयली सा स्टिकी मटेरियल बहता हुआ मिलता है। वो उसकी सेंट से अंदाजा नहीं लगा पाते कि आखिर ये क्या चीज है। तो फिर वो मिस एमंस को बुलाते हैं ताकि वो बता सकें कि ये क्या मटेरियल है उनके घर में
और किधर से रास्ता हुआ वॉल्स पर आ रहा है। लेकिन मिस एमन्स भी इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती, ना ही पुलिस अपनी इंस्पेक्शन में इस बात का खोज लगा पाती है। खैर, ये इन्वेस्टिगेशन भी कुछ सस्पिशियस रिपोर्ट्स के साथ मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद बाकायदा इस घर में ऑफिसर्स की ज़ेरे निगरानी 3 एग्जॉर्सिज्म किए जाते हैं। इस सब का इम्पैक्ट जिधर एमन्स फैमिली पर पड़ रहा था, खासकर बच्चों पर, वहीं ऑफिसर्स का भी ये कहना था कि उनकी लाइफ भी इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही थी। जिस ऑफिसर के हाथ पर स्लाइवा टाइप मटेरियल लगा था बेसमेंट से, वो कहते हैं कि मेरी लाइफ इस इंस्पेक्शन के बाद जहन्नुम बन गई थी। मुझे हर जगह से खौफ महसूस होने लगता था। मुझे अजीब अजीब किस्म की आवाजें आती थी, नींद नहीं आती थी। इसके अलावा उनके साथ एक्सीडेंट्स भी हुए जिसकी जिम्मेदारी भी वो किसी प्रेजेंस को बताते थे। अब आता है 2014 में मिस्टर जैक नाम के एक आदमी ने ये घर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए परचेज कर लिया था और अपनी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट होने के बाद 2016 में दुनिया के सबसे खतरनाक घर को डेमोलिश कर दिया गया। आज भी वो जगह वैसी ही खाली है। लोग कहते हैं कि उस डेमोलिश्ड जगह के करीब जाने पर डेमोनिक प्रेजेंस फील होती है। मिस एमन्स को उनके बच्चों की कस्टडी वापस मिल गई थी। वो लोग ऑलरेडी एक दूसरे घर में मूव हो चुके थे। तो दोस्तों, ये था एक ऐसा पैरानॉर्मल केस जो डॉक्यूमेंटेड है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी इस केस को लेकर डेमोनिक प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना पड़ा था। और यही बात इस केस को सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बनाती है। इसीलिए इस घर को दुनिया का सबसे खतरनाक हॉन्टेड घर माना जाता है, क्योंकि ये पुलिस की रिपोर्ट्स में भी डॉक्यूमेंटेड है। तो लिसनर्स, आपको ये केस कैसा लगा, या और फिर केस आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक और मिस्ट्री या हॉरर केस के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।